बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुश आमदीद। आज हो चुके हैं 8 रोज़े 8 रमज़ान और अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, जो अभी तक हमें महसूस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन वो जो रोज़ा आपको जाकर ना लगना शुरू होता है ना, वो शुरू हो चुका है। शुरू की जो सारी एनर्जीज़ हमने प्रिजर्व करके रखी होती है ना बॉडी के अंदर, वो सारी कंज्यूम हो चुकी है। इस वक्त तक आकर ऐसा लगता है कि आपका ना थोड़ा सा बीपी लो हो रहा है, थोड़ी सी शुगर डाउन हो रही है, बट अगेन आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं बिकॉज दिस इज़ द एसेंस ऑफ रोज़ा। ये ज़रूरी है, ये आपको फील होना चाहिए, इसी से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही होती है। मुज़म्मिल अली खान एंड आयशा यूसुफ आपको कहते हैं वेलकम और अपनी ट्रांसमिशन का करते हैं बाकायदा तौर पर आगाज़। बिल्कुल जी, बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और आज भी हम लोग इसी तरह से शुरू करेंगे कि जिसके अंदर एक अदद बहुत प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। डीप एट द सेम टाइम, डीप वुड बी द इनसाइट जो हम लोग उनकी ज़िंदगी में जाके लेंगे। आज हमारा ये सेगमेंट हमेशा हल्की फुल्की बातों के बारे में होता है, लेकिन हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो किसी भी एंगल से एक कंप्लीट स्कूल जिसे कहा जा सकता है, स्कूल ऑफ थॉट जिसे कहा जा सकता है, वो हैं। बिकॉज सियासत के साथ साथ उन्होंने पब्लिक सर्विस में भी वक्त गुजारा है। अब सिंध इस वक्त एक बड़ी हलचल में से गुजर रहा है और क्यों जी, यहाँ पे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह जो हैं, इन्होंने सिंध की तकसीम के लिए सिंध की तकसीम के ख़िलाफ़ एक अदद करारदाद जो है वो पेश कर दी और जिसको असम्बली ने मंजूर कर लिया। अब इस करारदाद के बारे में आपका क्या माइंड है? इज़ इट अ थ्रेट, इज़ इट नॉट अ थ्रेट, और इसको स्टॉप होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, उसने अपनी विल शो की है, अपना एक्सप्रेशन शो किया है कि दे डोंट वांट के सिंध जो है ना उसके अंदर से कोई और सूबा बने या कराची अलहदा हो जाए। बहरहाल MQM को इससे एतराज़ है और इस वजह से MQM के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। तो हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक MQM से ही है, उनसे जाने कि वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में और इसके साथ साथ उनकी लाइफ जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में कैसी हो जाती है, क्या उनकी सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो जाती हैं या फिर वैसी रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, खुश रहे और जिए बहुत सारा। आप भी बहुत जिए और हम आपसे सीखते हुए जीना चाहते हैं। और जब से मैं तो कहूँगी जब से मैंने करियर शुरू किया है, बहुत सारी चीज़ें MQM के मुख्तलिफ लीडरों से या बाकी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनसे हम सीखते हैं, बात करने का तरीका ख़ास तौर पर। एंड देन हम जानते हैं कि शेर व शायरी से भी आप माशाल्लाह काफ़ी शगफ़ रखते हैं। तो शेर पढ़ता हूँ, याद कर लेता हूँ, पढ़ता हूँ। शायरी खुद नहीं की मैंने। खुद नहीं किया, ठीक है। अच्छा फारूक सत्तार साहब, हमने बात तो करनी है थोड़ी सी हल्की फुल्की आपकी रूटीन के बारे में, लेकिन जो इस वक्त सीरियस मैटर है मैं चाहूँगी उससे हम आगाज़ कर लेते हैं। MQM को बहुत ज़्यादा एतराज़ है इस चीज़ के ऊपर, ये जो करारदाद रेजोल्यूशन अब पेश की गई है सिंध असम्बली के अंदर। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि एतराज़ क्यों और आप क्यों कह रहे हैं कि ये आइन के मुनाफी है? सीरियस बात से आपने जो शुरू किया है ना ये ट्रांसमिशन, ऐसा ना जो रोज़ा लग रहा है लोगों को और ज़्यादा तो मेरे ख्याल में उसको मैं लाइटर साइड पे बयान करता हूँ। देखिए, बहुत आसान सी बात है ना। पाकिस्तान एक फ्रेगमेंटेड या स्प्लिट सोसाइटी है और अगर पाकिस्तान के इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे 4 हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़बानें, कल्चर, लोगों की उमंगें वो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ हैं। यानी एक ही सूबे में एक सूबा बाइलिंगुअल भी हो सकता है, जैसे बलूचिस्तान है, जैसे सिंध है, बाय एंड लार्ज इट्स अ बाइलिंगुअल प्रोविंस ना। अच्छा, फिर वहाँ पहले से एक डिवाइड, पीपल्स पार्टी ही ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बने और मुमताज़ भुट्टो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तो एक कोटा सिस्टम न पंजाब में है, न बलूचिस्तान में है, न KPK में है। पहले से एक डिवाइड की हुई है, अर्बन एंड रूरल डिवाइड। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद अपने सूबे को 2 में पहले ही तकसीम किया हुआ है और इसका मतलब है कि वो 2 तरह से ट्रीट कर रहे हैं। रूरल सिंध के लिए एक पॉलिसी है उनकी, जो सिंध के बड़े हैं, बडेरे जागीरदार, जो वहाँ एक मौरूसी सियासत भी चलती, और दूसरा जो है वो अर्बन सिंध के लिए। तो इसका मतलब अगर एक ही सिंध है और तकसीम नहीं है, तो फिर हमने अगर कहीं से भी ये बात कर दी कि इंतज़ाम यूनिट्स बनने चाहिए पूरे मुल्क में। 47 में हम आज़ाद हुए। आप 1950 से लेकर आज तक हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए, इंडोनेशिया है, चाइना है, कई और ममालिक आप ले लें जो हमसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं। इंडोनेशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया। इंडिया के सूबे थे 17 जब हम अगस्त 47 में अलग हुए, आज 34 हैं। अच्छा, वहाँ कोई इशू नहीं है,
कोई अल्लाह ना करे नफ़रत का इसमें कोई कहीं नफ़रत का इशू, इट इज़ ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव वे to give powers to the smaller and smaller section of society so that they better manage themselves. अच्छा, आपका मुतालबा बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ये सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब के अंदर भी नए सूबों की बात होती रहती है कि सराय की सूबा होना चाहिए, पंजाब सूबे की लेकिन चलती है, बहावलपुर की रियासत को बहाल करने की बात, और केपीके में भी है हजारा डिवीजन, उनके एस्पायरेशंस। कि पाकिस्तान के अंदर पिछली चंद दिहाइयां अगर हम उठाकर देखें, पॉलिटिकल टर्मोइल इस तरह का है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, कुछ पता नहीं होता इन्होंने चलना या नहीं चलना, तो उस सूरत में एक इंतज़ामी ढांचा ऐसा हम बना ही नहीं पाए या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी तब्दीली कर ही नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला करने का। और अब अगर करना चाह रहे हैं तो सिंध असम्बली की इजाज़त भी लाजमी है, उनकी पॉलिटिकल विल भी लाजमी है। आपको लगता है कि वो कर लेंगे? इस मुल्क में एक रूलिंग एलीट है ना, ठीक है, हुक्मरान तबका, और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर भी है, जो कि बहुत आसानी से इलेक्शन लड़ता है, मौरूसी सियासत करता है, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं। मिडिल क्लास की एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में बहुत कम सियासी जमातों में आपको नज़र आएगा। और एमकेएम एक ऐसा मॉडल थी जो पढ़े लिखे नौजवानों को और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को आगे लाई थी। तो एक उम्मीद थी कि ये आगे जाकर, लेकिन फिर एमकेएम के इमेज को टार्निश किया गया, टेंट किया गया, तो उसकी, और उसमें एमकेएम का भी बाई डिफ़ॉल्ट कहीं गलतियाँ थीं। फिर बाई डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें एमकेएम के साथ की गई कि वो नज़र आए कि एमकेएम जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी शायद कम है और उसमें वायलेंस कहीं ज़्यादा है। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा, वो गिवन द फैक्ट। लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों से जब हमने लंदन से पार्टी को अलग किया, अच्छा मुझे बताएं कि मेरे तो चंद सवाल आते हैं कि ये जो 18 सालों से जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली 18वीं तरमीम के ज़रिए से, उसके बाद तो एक मजबूत मरकज़ भी ख़त्म हो गया और मजबूत सूबे आ गए। पहले कहा कि मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, अब कहा जाता है कि फिर कहा कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा उसी तरह है, बढ़ रहा है, बरामदात कम हो रही है। वियतनाम आज से 35 साल पहले उसकी $5 बिलियन थी एक्सपोर्ट, हमारी $10 बिलियन थी। वी विल डबल देन वियतनाम। आज वियतनाम 405 पे चला गया 5 से, और हम 10 से 30 पर आए। अच्छा फारूक, तो इसका मतलब देखिए, मैं सिर्फ इसको कंक्लूड कर लूँ जी प्लीज। मैं आपको गारंटी के साथ ये कहता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ी, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ा, मैन पावर ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई, उसके जो कामयाबी की कुंजी है वो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है। 140A के तहत इख्तियार दे दो, जो हमारा आईनी तरमीम बिल है, 26वीं में नहीं शामिल हुआ, 27वीं में वादा किया कि नहीं हुआ, अब 28वीं में कहा गया हो जाएगा। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एमक्यूएम ऑलमोस्ट तमाम हुकूमतों का हिस्सा होती है। ठीक है, आप आते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ आते हैं, कुछ मुतालबात के साथ आते हैं कि हमारे ये मुतालबात माने जाएंगे तो उसके बाद हम हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। आप ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ वजारतें मिल जाती हैं, एंड आपके वो जो मुतालबात होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, उसके बाद वो हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो वोटर है, सिंस आई हैव लिव्ड इन कराची, मैं 2 साल कराची में रह चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत वहाँ का की जो ग्राउंड रियलिटी है उसका पता है। आपका वोटर आपसे ये सवाल करता है कि हमने आपको मैंडेट दिया था इन मुतालबात के साथ कि आप नए सूबे की बात करेंगे, आइडेंटिटी की बात करेंगे, इन सब चीज़ों की, एंड एट द एंड जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो वो हासिल ही नहीं कर पाए। तो आप लोग भी तो जवाबदेह हैं ना कुछ हद तक। पहले तो आप अपनी जो मालूमात है उसकी तस्हीह करें, और एमकेएम के जितने भी दौर इलेक्शन जीतने के बाद से 1987-88 ऑनवर्ड्स रहे। मैंने कहा ऑलमोस्ट आप रहे हैं, इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, इससे पिछले वाली गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे, पीडीएम का भी गवर्नमेंट का भी आप हिस्सा थे। देखिए जो है ना 2010 के बाद तो इस एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम ना, बिल्कुल चीज़ें बदल गई, क्योंकि अब सूबों के हाथ में इख्तियार आ गया। अच्छा, हम 2010 से लेकर अब तक सूबाई हुकूमत में कितने साल रहे ये देखें। हम वफाक में तो रहे, लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी थे, विफाक में उसी जमात के साथ रहे जिनकी सिंध में हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी। अब देखिए पीपल्स पार्टी विफाक के अंदर हुकूमत में है, ऐसा नहीं है ना, सिंध में आप लोग ऑपोजिशन में है। देखिए पीपल्स पार्टी भी PMLN के साथ है, उनके अलग पैक्ट है, हमारे साथ कोई कंबाइंड पैक्ट नहीं है। एमकेएम का PMLN के साथ अलग पैक्ट है। तो इसका मतलब है कि आप मतलब ये नहीं ओवर सिंप्लीफाई सब कहा तो इत्तेहादी जमातें ही कहा जाता है ना, इत्तेहादी हुकूमत ही कहा जाता है। कोई मुश्तरका एजेंडा नहीं, मां सिवा इसके
कि 8 कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पीपल्स पार्टी वाले ले जाएं वजारतें लिए बगैर। एमक्यूएम को 2 वजारतें वो दी गई हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद। आप ये समझते हैं कि आपके पास इतनी पावर नहीं है इस वक्त विफाक के अंदर कि आप अपनी बात जो है वो मनवा सकें? आपके पास है इतनी पावर एमक्यूएम के पास? हमारे पास एक ज़माने में जब हम एक डिसाइसिव फैसला कुन कुव्वत होते थे, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बड़ी पार्टियां होती थी, तो हमारे पास एक डिसाइसिव वोट होता था, तो हमारी पावर थोड़ी ज़्यादा थी। अब चूंकि पीटीआई और पीएमएलएन नंबर 1 और 2 है और पीपल्स पार्टी नंबर 3 है, तो पीपल्स पार्टी के हाथ में ये वाला स्ट्रिंग है जो हमारे हाथ में नहीं है गुज़िश्ता चंद सालों से। तो इसको थोड़ा सा उस पर्सपेक्ट में भी देखें, तो हम ज्वाइन अगर करते हैं, हमने पीटीआई ज्वाइन की तो उसमें भी जो हमसे वादे वहीद किए, लेकिन पीटीआई का भी ज़्यादा डिपेंडेंस था पीपल्स पार्टी पर, जबकि वो उनके साथ हुकूमत में शामिल नहीं थे। एक खामोश मुकमुका था, गठजोड़ था, नेक्सस था पर्दे के पीछे। इसी तरीके से आज भी पीएमएलएन का ज़्यादा इन्हिसार उन पर है। अगर हम छोड़ भी देंगे सिर्फ हमारे एंकर्स, मीडिया और कुछ वोटर्स की खुशी के लिए, तो वो तो कहेंगे अच्छा हमारी तो कोई खुशी नहीं है। फारूक सत्तार साहब, जो लोग हैं ना वो सवाल करते हैं ना, वो एमक्यूएम से सवाल करते हैं। सवाल की तशफ़ी के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो उससे पीएमएलएन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनकी इस जमहूरियत नवाजी का पोल ज़रूर खुलेगा कि वो चाहते हैं एमक्यूएम को साथ रखना, लेकिन उसके साथ साथ एमक्यूएम को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन एमक्यूएम को डिलीवर नहीं कर रहे। अच्छा, आप भी तो मर्जी से यूज़ हो रहे हैं ना, मर्जी से ही साथ है ना, आपके पास वजारतें हैं। मैं तो इसको और आपको और आसान कर देता हूँ। देखें 18 सालों में क्या हुआ है कराची के साथ, चले मेरी भी गलती निकाल लें, अवाम भी मुझसे नाराज़ होंगे जैसा कि आप कह रहे हैं, मान लिया मैंने सब कुछ, लेकिन क्या इससे कराची का हल निकल, या मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, हल निकला है? मैं तो सिंपली कह रहा हूँ कि मैं हुकूमत में हूँ वफाक में या नहीं हूँ। मसला सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जो मादर पेदर इख्तियारात वसाइल मिले हैं और बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी कायम हुई है गुज़िश्ता 16 सालों में, 18 सालों में, उस हुक्मरानी के नतीजे में कराची की सड़कें, कराची का पानी, एक नया कतरा तो कराची मैं फारूक सत्तार साहब यही तो बात कर रही हूँ कि आप भी तो 18 साल 20 साल, इसलिए आप भी तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे ना। अब 3 हल है, आपने अलहदा होकर एहतजाज तो नहीं किया ना। 28वें आईनी तरमीम का हिस्सा बने, एंड दिस इज नॉट कराची स्पेसिफिक, इट इज फॉर 144 सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तरक्की के इंजन बन जाएंगे। चाइना जैसे मुल्क में जहाँ 1 पार्टी रूल है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी ये उनके शहर इतने बाइख्तियार, बावसीला और मौसर हैं कि वो तरक्की के इंजन बने। और आज चाइना की एक्सपोर्ट देख लें, वियतनाम की मैंने आपको एक्सपोर्ट बताई 405, ये सिर्फ उनके एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है। इसमें कोई शक है ही नहीं, बस इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ये नहीं कर रहे तो वो नारे आ रहे हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स बने, तो उस पर करारदाद आती कि 239 आर्टिकल के होते हुए कैसे होगा, हम सूबे के चौधरी हैं, वडेरे हैं, बड़े हैं, हमारी कॉलोनी कराची। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ना कि चलें 2/3 मेजॉरिटी ये फैसला कर लेती है। एक सवाल, 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर ही फैसला कर लेती है कि नए सूबे बनने चाहिए या बनेंगे। सिंध असेंबली कहती है कि भाई हम तो नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? ये मैं तो हल लाया हूँ ना, ऐसा थोड़ी कि मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, क्या है? मेरे पास भी तोड़ है। एक सिंपल मेजॉरिटी है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2 मार्च को होने वाला, सदर खिताब करेंगे, उसी को बढ़ा दें। अच्छा, आपका कोई इरादा है वैसे लेकर जाने का? देखिए हम तो मूव करेंगे कुछ ना कुछ ना। अच्छा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आर्टिकल 48 क्लॉज 6 239 में चलो सूबे से पूछना, 48 क्लॉज 6 में रेफरेंडम की बात करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जिस खित्ते में टर्मोइल बार बार होता है और वो पाकिस्तान का वाहिद कौमी शहर हो जो 65% रेवेन्यू मरकज़ को, 90% सूबे को और 55% एक्सपोर्ट का जिम्मेदार हो, अगर उस शहर से आवाज़ है और वो शहर फाइनेंशियली भी कौमी शहर है, नेशनल सिटी, और उसके साथ साथ एक बात गौर करें, अपनी हैयत और नौयत के पाकिस्तान की तमाम ज़बानें बोलने वाले कराची में, पाकिस्तान के हर इलाके के लोग अब कराची में हैं। और सर, शायरी आपने कहा आप खुद नहीं करते, लेकिन आपको पढ़नी पसंद है, रीड करनी पसंद है। याद कर लेता हूँ मैं, याद कर लेते हैं, और आपके अंदर ह्यूमर का टच भी हर जगह न, थोड़ा सा नहीं है सर, मज़ेदार टच है आपका। मैं चाहता हूँ ये आप कहें मज़ेदार, समझा करो ना। अच्छा, तो सर कॉलेज के टाइम के और उस टाइम के रमज़ान में और आज के टाइम के रमज़ान में फ़र्क क्या है? जाहिर है कि उस वक्त पढ़ाई का बोझ था जी, और अब पढ़ाने का बोझ है, समझाने का बोझ है।
तो ये फ़र्क है। अच्छा, आपकी कॉलेज की मेमोरी के अंदर कोई एक ऐसा दोस्त कि जिससे आप रमज़ान में दूरी इख्तियार कर लेते थे कि यार ये मेरे ईमान के लिए अच्छा नहीं है? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा कभी दोस्त बनाया ही नहीं जिससे थोड़ी देर के लिए भी मैं दूर हूँ। क्यों? प्यारी बात, प्यारी बात। ऐसा दोस्त कोई होना ही नहीं चाहिए। यानी कि जितने भी दोस्त हों दिल सब के करीब थे, दिल से करीब थे, आज तक दिल में थे और आज भी दिल में है। तो बीच में दूरियां आई दिल थी में। एक मिनट पार्टी दिल में। में और कौन कौन है? देखिए, ए दावर हशर मेरा नामाए अमाल मत पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये जो दूरियां बीच में दोस्तों में आई थी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हाँ। वो अभी भी हैं या हो गया ठीक? पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग। हम अगर तीनों भाइयों में ये समझ है कि भाई वी आर इन पॉलिटिक्स एंड वी कैन नॉट, मैं अपनी सारी बातें नहीं मनवा सकता अपने दो भाइयों से, वो सारी बातें मुझसे। और कौन सी जमात है जिसमें आपस में इख्तलाफ नहीं? क्या ईमानदारी से पता है, हमजा शहबाज और मरीम नवाज क्या एक पेज पर हैं? देखिए ना, लोग उसको तो टेलीस्कोप से देखते हैं, उनकी दूरियों को, और हमारी दूरियों को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। वो थोड़ी जरा मसले ज्यादा हो गए थे ना। मुजम्मिल में फारूक सिद्धार्थ साहब, आपको याद नहीं? हमारी दूरियां नजर आती हैं बहुत बड़ी बड़ी और उनकी दूरियां छोटी नजर आती हैं। नहीं नहीं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो तो थी ना। वो तो अच्छा, फिर टॉक ऑफ द टाउन तो बनेगा ना फिर मामला। लेकिन है कि हम मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, और एक कॉमन एजेंडा बेहतरी है, बेहतरी है, हाँ बेहतरी है। दिलों से शिकवे दूर हुए। कॉमन एजेंडे पे अगर हम दिल से लग जाएंगे ना इंशाल्लाह, और जो कि लग रहा है, तो उसमें ये कि अगले इंतखाबात में 35 साल से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट्स उन्हें देने, और जो तंजीम की रीऑर्गेनाइजेशन करनी, उसमें भी तंजीमी स्ट्रक्चर में भी 50% लोग 35 ईयर से कम। हमारी पॉपुलेशन 65% या 63% अगर यंग यूथ है, तो यूथ बल्ज को कहीं ना कहीं तो लाके उनके इंटरेस्ट को तो अलाइव करना है। अगर उन्हें मौका ही नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे, जिम्मेदारी नहीं देंगे, और हम चौधरी बने बैठे रहेंगे, तो कैसे काम चले? दिस इज टाइम कि मैं मुस्तफ़ा भाई या खालिद भाई में से कौन बड़ा कौन छोटा, दिस इज नॉट द इशू। हु आफ्टर 3 of us? अच्छा फारूक साहब, यू आर ऑल द वन जो कि बड़े यंग थे जब ज्वाइन किया, और एमक्यूएम का ये खासा रहा है कि नौजवानों को टिकट देती थी। अब आगे इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को फेस बनाया जाएगा? मैं अपनी गारंटी तो दे सकता हूँ, लेकिन हमारे तीनों के दरमियान भी ये तय है इंशाल्लाह, और पार्टी के अंदर भी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें भी है कि हमें 50% पार्टी के स्ट्रक्चर में और 50% लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस 2027 में होंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हमें 50% ये कैंडिडेट्स जो है 35 साल से कम उम्र अच्छा के, सर, यहाँ पे कराची को अगर हम लोग लें यूथ, और अल्लाह करे एक बेटी इंशाल्लाह कराची की मेयर बने पहली मरतबा। कराची भी हम अपनी बेटियों के हाथों में देते हैं। 2 साल गुजारे, तुम क्वालिफाई कर गए। अगर हम लोग कराची को देखें, कराची के इश्यूज को देखें और पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन को देखें, तो वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सॉल्विंग द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। नाउ 3 महीने के टाइम के अंदर आपको लगता है कि कराची के अंदर सड़कें इस तरह की बन सकती हैं जिस तरह जरदारी साहब ने कहा इस्लामाबाद जैसी बनाई जाए? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर माउंटेड प्रेशर। हमने इतना दबाव बढ़ाया गुल प्लाजा के बाद। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा वाटरलू है। नेपोलियन भी बहुत मस्त था, एक के बाद एक मुल्कों और जमीनों को कब्जा कर रहा। आई एम लविंग द कराची कमिंग आउट ऑफ यू। नेपोलियन भी बहुत मस्त था। लेकिन आखिर में जब वाटरलू आया तो वहाँ उसकी शामत आई, एंड देन इट वाज अ फॉल फॉर हिम। तो ये इनका वाटरलू है गुल प्लाजा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने, मेरे रिसर्चर ने निकाल ली वो फाइल जिसको छुपा दिया गया था, जो एंटी करप्शन का केस विड्रॉ हुआ है और हाई कोर्ट 2010 में विड्रॉ हुआ है। हाई कोर्ट को भी नहीं पता, हाई कोर्ट केस चला रही है, तारीख में तारीख दे रही है, 2018 में पूछ रही है भाई ये लोग क्यों नहीं आ रहे, तो फिर हाई कोर्ट को बताएगा भाई 8 साल पहले तो केस विड्रॉ हो गया है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा आने वाला है। कुछ मेरी बात कुछ बड़े की तैयारी है। कुछ बड़ा आने वाला है। एंड दिस टाइम माय ऑप्टिमिज्म हैज सम रीजन आल्सो, सम फाउंडेशन आल्सो। मैं तो वैसे भी ऑप्टिमिस्ट हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मोटिवेशन नहीं, पैशन नहीं, तो फिर आप बेकार में, मतलब सियासत में आपको तो लोगों को मायूसी से उम्मीद की तरफ लाना है। और हमने 2.5 अरब रुपए का पैकेज लेके MNA फंड का कुछ सड़कें बनाई, 95% क्वालिटी सड़कें बनी, लोग खुश हैं। पानी के कुछ मसले हल किए, कुछ गटर की लाइनें ठीक की, काम करे। 15,000 का जलसा मैंने सरजानी में किया अपने हल्के में। नहीं तो आपको उम्मीद कितनी है? उम्मीद कितनी है कि 3 महीने में बन जाएंगी? आप इस्लामाबाद में भी आप देख रहे हैं, तो उनसे पूछे, मुझसे अगर मैं आपसे उम्मीद पूछी, उम्मीद है इसी तरह ये उनको ताजियाने बरसाते रहे। हंटर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी तपिश है, अपनी हिद्दत है, उसको उसकी आँच उनको भेजते रहे, तो फिर तो 3 महीने में शायद कुछ हो जाए। ये हीट पहुंची है ऐवान सदर,
ये हिट पहुंची है बिलाल भुट्टो जरदारी जो उनके चेयरमैन है, और उन्होंने क्लास ली है इनकी, और उन्होंने कहा कि मियाँ तुम कर क्या रहे हो, मुझे हर तरफ से शिकायतें आ रही। तो ये सर, एमक्यूएम governance का sense क्रेडिट change है करने कि का जो एमक्यूएम ने pressure है, इनको उसके बारे में। अच्छा, आप मुराद अली शाह निकल रहे हैं सड़कों पे, जी। विजिट कर रहे हैं, शर्जील निकले हैं अपने, मतलब ये कि वहाँ से निकल आए, मैं नहीं कह रहा बिलों से निकल आए, लेकिन निकल आए इसी क्या तरीके से। आपने दिए ना कह के हाँ जी। ना कह के भी अच्छा, कह सर, दिए। तो निकले हैं, devil is in the आए तो है ना। details। बात हाँ सुनिए, जी। अच्छा, फिर मेयर निकला है, मेयर जा रहा है। जी जी सर, द मुर्तज़ा डेविल इज इन साहब। द डिटेल्स एंड यू नो द ट्रूथ इज बिटवीन द लाइंस के जहाँ पढ़ना होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा मसला इस सारे प्रॉब्लम के सेंटर पे जो आपको लगता है कि ना आपके होते हुए हल होगा ना आगे जाके हल हो सकता है। देखिए, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरी लाइफ टाइम में ये हाल होता है नहीं होता, द सूनर द बेटर। पाकिस्तान दिस इज, मैं कहते हैं ना कि नाउ और नेवर, होनी नहीं तो कटी नहीं हाँ जी। वाली सिचुएशन अब आ गई है। अब हम वी कांट अफोर्ड मोर एक्सपेरिमेंट्स ना। अब हम एक जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है, एंड ही इज नॉट ओनली जोहरान ममदानी, अ नहीं वो मुस्लिम, तो अ डिफरेंट, नहीं अ नहीं मिडिल क्लास, उन्होंने तो इंस्पिरेशन मुर्तज़ा वहाब से नहीं ली थी यंग मेयर होने की। नहीं, वो यही फिर मैं बात 27 साल की नहीं यही बात तो उन्होंने कही थी ना। मैं तो 27 साल की उम्र में मेयर बना था। आई रिमेम्बर जब जोहरान ममदानी बने तो ये बात आई थी सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि उन्होंने हमसे इंस्पिरेशन ली है, पहले हम यंग मेयर लेकर आए थे। फिर तो मैं क्लेम करूँ कि मैं तो 27-28 साल की उम्र में बना था कराची का मेयर, फिर मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में बने थे। तो असल ये तो फिर 45 से ऊपर की साल में बने ना, ये तो हम तो 35 के नीचे नीचे वालों को बना रहे थे बिल्कुल, मेयर। बिल्कुल, ये भी आए बनाए उनको, लेकिन जोहरान ममदानी इफेक्टिव, जोहरान ममदानी मतलब ये कि मतलब रिस्पॉन्सिव, एक सिस्टम हो जो रिस्पॉन्सिव हो, और फिर इसमें ये ना हो कि ये सूबा करेगा, मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल ना हो कि आप एयरपोर्ट से निकले तो इलाका सिविल एविएशन का है, फिर निकले तो डिग रोड कैंटोनमेंट आ रहा है, फिर उसके बाद आगे गए तो शारा फैसल वो आ जाएगी सोसाइटी की लैंड, फिर उससे आगे गए तो केडी की लैंड, फिर आगे गए तो किमसी की, यानी शारा फैसल भी 8-9 एजेंसीज में डिवाइडेड है। तो कभी मतलब कहीं की वो कहते हैं ना उससे कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सो दिस इज यूनिफाइड, वन अम्ब्रेला, वन एजेंसी, ऑल ऑटोनोमस पावरफुल कराची, ऑल अथॉरिटेटिव कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, LDA, KDA, MDO उसके अंडर हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो उसके अंडर हो। मेयर शुड बी द अल्टीमेट आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल फादर ऑफ द सिटी, उसको जिम्मेदार बन। पूरी दुनिया में ऐसा है ना, जैसे अमेरिका, UK, यूरोप नहीं, फार ईस्ट में चले जाएं, चाइना में 1 पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी, बट 15 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है लोकल गवर्नमेंट के शंघाई अच्छा, का, मुर्तज़ा और 4 कैंटून के 4 फारूक साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब भी तो रोते रहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, वो बोल नहीं सकते उस तरह से। हाँ, बोल नहीं तो मैं सकते। तो मुर्तज़ा वहाब की जंग लड़ रहा हूँ ना कि उनका अपने CM और उनकी अपनी पार्टी उन्हें इख्तियारात देने के लिए उनके तैयार और नहीं। सईद गनी साहब के आपस में अच्छा, वजीर बल्दियात के मसले मसाइल चलते रहते हैं। लेट गो ऑफ यू, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं और सारे मेरे जो है ना वो मेरे साथ प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सर मुझे करने पड़ेंगे और मेरे जो है ना वो अलोंग द लाइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू, नॉट कराची, नॉट सिंध, एंड दैट इज आप अफ्तारी पर्सन हैं अपनी जिंदगी में या सहरी पर्सन है? मैं मेरे ख्याल में रोज़ा पर्सन और रोज़े रखना बचपन से आदत भी है और जाहिर है कि उसका एहसास भी है। सहरी भी मेरी बहुत होती है मॉडरेट, और इफ्तार भी मेरा मॉडरेट होता है आपका? हाँ, मतलब आई एम नॉट अ फूड लवर काइंड ऑफ अ पर्सन। कराची में रहते हुए दाल चावल मेरी मरगूब ग़िज़ा है, भिंडी नहीं, नल्ली निहारी नहीं पसंद आपको? मैं तो कराची की नल्ली निहारी पसंद नहीं है, लेकिन आगे है तो खाली, मतलब ये कि बहुत शौक से वो नहीं है। हलीम बिरयानी लेकिन अगर कराची कभी की। बहुत बदपरहेजी का मूड हो तो हर दिल अजीज कबाब मेरे PIB के इलाके के, ओहो आप आएंगे तो बंस सिर्फ रोड आप याद आ कराची जाता इसलिए है आया करेंगे। सर मैं कराची ऑल द वे आपको मिलने आऊंगा जरूर। मोस्ट वेलकम व्हेनेवर यू फील लाइक, एंड लेट्स हैव हर दिल अजीज कबाब एट बशीर भाई। इंशाल्लाह एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपने इस सेशन शेर पढ़ दूं का। मैं शेर कहने लगी थी, शेर सुनाइए प्लीज कुछ। वो कराची के लिए भी शेर में पढ़ता हूँ और कराची वालों के लिए, और जाहिर ऑफ कोर्स कराची टू मी मींस पाकिस्तान के सारे जहां की मोहब्बत से किनारा करके, सारे जहां की मोहब्बत से किनारा करके हमने रखा है फ़कत खुद को तुम्हारा करके, हमने रखा है फ़कत खुद को कराची का करके। कराची वाह वाह वाह, कमाल, खूबसूरत। थैंक यू सो मच। थैंक
थैंक यू सो मच फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। pleasure. एज यूजुअल बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जनाब फारूक सत्तार फॉर यू, हमने आज उनसे भी मुलाकात, कोशिश हमने की कि उनसे हम सियासी बात ना करें, लेकिन सियासतदान जब बैठा हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके साथ सियासी बात हो ना, लेकिन हमने इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। Be right back. वेलकम बैक जी। और अब आ चुका है वो सेगमेंट कि जिस सेगमेंट के अंदर अभी भी आयशा और मैं हंस रहे थे एक दूसरे के साथ थोड़ी देर पहले कि आपने ना रूहानी तौर पे फिर पहुंच जाना है वहाँ पे कि जहाँ पे आप पहुंच जाते हैं। मैं सोच रही हूँ इनके ना पैर में ना डोरी बांध लूँ ताकि नहीं ये जी, जाने लगे ना तो उनको रोके। कराची रिदा आफ्ताब की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज के तिलस्माती कारपेट के ऊपर उड़ता हुआ जाऊँगा सीधा इस्लामाबाद से कराची। क्या बात है, हाँ इनके जी। इनके तखय्युल की मैं हमेशा दाद देती हूँ, सुभान अल्लाह। ऑफ एयर भी बात करी हो। तो खैर हम चलते हैं जनाब, आपको ये बताना ज़रूरी है कि क्या क्या आप बना सकते हैं और किस किस तरीके से बना सकते हैं खाने में। तो उसके लिए लज़्ज़त रमज़ान में हमें ज्वाइन करती हैं शेफ़ रिदा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? बस रमज़ान ज़बरदस्त। तो बहुत ही मज़े का गुजर रहा है। सिटिंग कमाल। नेक्स्ट टू आयशा यूसुफ एंड शी इज़ द वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर फास्ट। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनको बिल्कुल पैसे नहीं देती हूँ मेरी तारीफ करने के, ये खुद से कर रहे होते हैं। रिदा आप ये बताइए कि क्या बनने जा रहा है आज? मैंने सुना है कुछ देसी बन रहा है शायद। आज बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से बन रहा है, कढ़ाई कबाब बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक बन रहा है। कढ़ाई कबाब टू ऑल द मीट लवर्स, आपने बैठे रहना है, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री मर्द हजरात है ना जिनको रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, तो रिदा बड़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हैं। तो रिदा स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना रहे हैं मज़ेदार से कढ़ाई कबाब, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है कीमा, और कीमे को पहले मिक्स करेंगे एक बर्तन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बॉल ले लेते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा प्याज, साथ में हम डालेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, ठीक है। नमक, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं नमक। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी काली मिर्च, एक अदद अंडा, अंडा हमेशा हम अलग से तोड़ के डालते हैं इसलिए कि पता नहीं होता ना, बाज़ दफ़ा ख़राब भी निकल आता है, ठीक है। अंडा हमने शामिल कर लिया। ये 2 अदद ब्रेड के स्लाइस है, ये डाल देंगे, इससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर जाएगा प्याज, ठीक है जी। प्याज के साथ अब हमारे पास जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हम डालेंगे। हमारे पास है यहाँ पर हमदर्द का बेहतरीन किस्म का सीख कबाब मसाला, ठीक है जी। प्रॉपर रेसिपी इसके ऊपर पीछे लिखी हुई आपको मिलेगी। उसके अलावा बेहतरीन किस्म के इनके मसाला जाता है। जिस तरह से मैंने बात की कि 75 ईयर से भी ज़्यादा पुराना इनका ये ब्रांड है जो आपके लिए लेकर आया है। इसमें जाएगा हमदर्द का सीख कबाब मसाला, बेहतरीन किस्म का। कलर देखें कितना बेहतरीन किस्म का है। उसके अलावा इसकी खुशबू, इसलिए कि बहुत ही आला क्वालिटी के इनके जो मसाले, साबुत मसाले, उनको साफ़ करके, उनको पीस के, रोस्ट करके उनको पैकेट में डाला जाता है। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। अब साथ में ही हम इसका शेप दे देते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे, और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट दे के हम इसको देंगे इस तरह से शेप। फटाफट बना लीजिएगा आप, और फ्राई करते वक्त थोड़ा सा हाथ गीला करके फिर आप और अच्छे से इसका शेप दे दीजिएगा। अभी मैं जब इसको फ्राई करने लगूंगी, एक्चुअली जब ग्लव्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगता है। चलो जी, ये आखिरी वाला भी हम बना लेते हैं और बॉल को यहाँ से हटाते हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पर जाएगा डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। बेहतरीन किस्म का कुकिंग ऑयल है जो बरसों से हमारी माँ, हमारी अम्मी, हमारी नानी, हमारी दादी इस्तेमाल करते आई हैं, क्योंकि उनको पूरा इसमें एतमाद है। क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनास्पति जो VTF, जो आपको पता है हमारे खाने बनते हैं, पराठे बनते हैं, उसमें भी बनास्पति का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो आपको 3 वेरिएशन में मिलेगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। चलें जी, हमने ऑयल यहाँ पर रख दिया है
और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी के अंदर इसका मसाला तैयार करेंगे। नहीं तो अगर टाइम कम है तो आप अलग से ले लीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको शेप देते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ में हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। बेहतरीन किस्म का डालडा कुकिंग ऑयल का हमने इंतखाब किया है, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। और वैसे भी इसमें आपको पता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। सब एक साथ डाल देंगे, फ्राई करके इसको निकालते हैं। बिल्कुल टूटेंगे नहीं, आराम से, इसलिए कि हमने इसमें ब्रेड की बाइंडिंग की है और साथ में इसके अंदर एक अदद अंडा भी डाल दिया है, तो इसकी बाइंडिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है। तो हम ऐसा करते हैं कि टाइम को बचाते हुए एक पैन के अंदर हम कढ़ाई का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें भी जाएगा तकरीबन हमारे लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के जितना डालडा कुकिंग ऑयल, बेहतरीन किस्म का, जो मैं समझती हूँ कि इससे बेहतर कोई ऑयल है ही नहीं है, इसलिए कि ये हर माँ का इंतखाब है। इसलिए तो कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा। तो हमने इसमें डाल दिया डालडा कुकिंग ऑयल। इसके अंदर जाएगी प्याज, प्याज थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं यहाँ पर, और इतनी देर में हम देख लेंगे हमारे कबाब जो है वो भी साथ साथ में एक साइड से सुर्ख हो गया। थोड़ा सा अब इसको कम करेंगे, बिल्कुल स्लो। यहाँ पर हमने लेने हैं टमाटर, और इसके साथ मेरे पास है यहाँ पर हरी मिर्चें, ये हम इसमें डालेंगे। ये टमाटर चले जाएंगे इसके अंदर। टमाटर के साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ये देखें जी। इसका टमाटर और प्याज को बहुत ज़्यादा हम इसको ज़्यादा मतलब मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ इसी तरह से रहेंगे। और अब इसमें जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है सीख कबाब मसाला, हमदर्द का सीख कबाब मसाला इसमें डालेंगे ताकि इसके अंदर भी उसका फ्लेवर आए। ये जाएगा हमारे पास हमदर्द का सीख कबाब मसाला, खालिश अजरा से तैयार किया गया, बेहतरीन किस्म का, MSG फ्री। चलिए जी, ये डाल दिया। अब इसको हम इसके अंदर रखते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी यहाँ पर, चलिए ये हो गया थोड़ा सा हाफ डन। अब ये जाएगा यहाँ पर दम पे, जो हमने इस पे रखा है, इसको मैं कम डालती हूँ इसके ऊपर। ये देखेंगे बेहतरीन किस्म का ऊपर जाएगा थोड़ा सा लेमन इसके अंदर, और रखते हैं इसको यहाँ पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि ये जो है टमाटर और इसके साथ जो बाकी के मसाले हमने डाले वो भी, ये मैं इसको साइड पे रखती हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर दम पे आ जाए। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, और ये हमारे कढ़ाई कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया दम पे। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और उसके साथ साथ मसाला भी इसका रेडी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हमने दम पे रखा है। और अब आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। हम ले लेते हैं एक जग, यहाँ पर आइस में ले लेती हूँ जो मैंने रखी हुई है फ्रीज़र के अंदर, वो हम ले लेते हैं बर्फ़। ये आपने ग्लासेस के अंदर पहले से डाल देनी है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जाएगा ये तुख मलंगा, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, साथ में हम डाल देंगे इसमें इलायची। इसके साथ थोड़े से हम इसमें मिक्सी कर देते हैं। ये हमारे पास है ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर है, ये देखिए जी, हमारे पास है नूरपुर का गाढ़ा दूध, ठीक है जी, बेहतरीन किस्म का, ये इसमें डालेंगे। देखें जी कितना गाढ़ा और कितना ज़बरदस्त किस्म का है। और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर हमदर्द का लाल शरबत, खालिस फल और फूलों से तैयार किया गया,
बेहतरीन किस्म का है, कोई एक ड्रॉप भी पानी का इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया। हमदर्द जिस तरह से बात की जाए कि इनके 75 ईयर से ज़्यादा इनका नाम है। ठीक है जी, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको करते हैं मिक्स। चले जी, अब इसको डालते हैं, हम ग्लास में पोर करते हैं। देखिए जी कितना ज़बरदस्त गाढ़ा और मज़ेदार। ऊपर डालेंगे थोड़े से, यहाँ पर हमारे पास है बादाम पिस्ता, खूब सारे, थोड़े नहीं हम बहुत सारे डालेंगे। चलिए जी, ये भी रेडी हो गया। इसको रखते हैं हम यहाँ पर। ओहो, क्या ज़बरदस्त किस्म के हमारे कढ़ाई कबाब भी रेडी हो गया। तो चलें जी, इसको भी निकालते हैं, हम डिश आउट करते हैं। बेहतरीन किस्म के हमारे कढ़ाई कबाब जो है रेडी हो गया। ठीक है, ये देखें मसाला भी साथ में, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हमने इसमें इस्तेमाल किया था डालडा कुकिंग ऑयल, बेहतरीन किस्म का, जहाँ मामता वहाँ डालडा। साथ में हमने इसमें इस्तेमाल किया था यहाँ पर हम दर्द का सीख कबाब मसाला। तो ये थी रेसिपीज़ हमारी, आप भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू रिदा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं दोनों डिशेस और देखने में भी बड़ी मज़े की लग रही हैं। आई विश वंस अगेन 8वां रोज़ा है, मैं फिर से ये कहूँगी कि आप यहाँ पर होती, आपका काउंटर यहाँ पर, किचन यहाँ होता, तो हम भी इंजॉय कर सकते थे। जनाब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अब ब्रेक से आएंगे वापस तो बात करेंगे मज़ीद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन अस्सलाम रमज़ान में एक मरतबा फिर से आपको कहते हैं वेलकम। लाहौर और इस्लामाबाद और उनके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब यानी कि वक्त इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां रोज़ा भी हमने इफ्तार कर लिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, रमज़ान में इबादत आपकी बहुत अच्छी जा रही हैं, आपने अपने जो रिश्ते हैं उनको एक मरतबा फिर से एवेल्यूएट भी किया है, क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश की है अल्लाह ताला के साथ भी, और अपने रिश्तों को मजबूत करने की भी कोशिश की है। हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प और मेरा एक तरह से आप कह लें फेवरेट सेगमेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर हम हमारे सवाल से ज़्यादा उन बच्चों के सवालात अहम होते हैं जो कि जिन्होंने हमारा फ्यूचर बनना है, जो हमारे मुस्तकबिल की रोशनी है, उनके जहनों के सवालात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद होते हैं और शाह हुसैन कुछ हद तक जो डिसइंचेंटेड वर्ल्ड है ना उसको री-इंचेंटेड करने की कोशिश करते हैं अपने सवालात के थ्रू, और उनके साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर खुर्रम लाई साहब। तो ओवर टू यू शाह हुसैन। थैंक यू वंस अगेन मुज़म्मिल और आयशा आंटी। अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाह हुसैन और आज मैं और डॉक्टर खुर्रम फिर आपके साथ आए एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बेबी शार्क वर्सेस वो क्लासिकल पोएम्स जो डॉक्टर खुर्रम अपने ज़माने में सुना करते थे। हाँ, डॉक्टर खुर्रम इतने ही बूढ़े हैं। चलिए अब डॉक्टर खुर्रम की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम शाह हुसैन। अच्छा, आपको तो ये पता चल गया कि मैं बहुत पुरानी नज़में सुनता था, लेकिन बेबी शार्क के ऊपर मुझे लगता है कि जैसे इट्स जस्ट नॉइज़, मतलब कि कोई रेपिटे। अच्छा चलो, उसका जो म्यूज़िक है वो हटा दो तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी बेबी शार्क, बेबी शार्क, बेबी शार्क। और मेरे ख्याल से कि इंसान की सबसे अहम ग्रोथ पहले 7 सालों में होती है। अगर मैं पहले 7 सालों में ही इतनी मेडियोकर, इतनी नॉइज़ी, इतनी क्योटिक, इतनी गैर ज़रूरी आवाज़ें बच्चे के जहन में डालता रहूँगा तो मैं तवक्को नहीं कर सकता कि कल को वो राइट लिटरेचर की तरफ अपना कान देगा। यानी उसके जहन को इसी तरह की आवाज़ों की शोर की आदत डल जाएगी, शऊर की नहीं। तो ये तो मुझे लगता है कि बेबी शार्क वाली इज़ नॉट द थिंग। मीन आपको अच्छी लगती होगी, मुझे नहीं। और आई थिंक बेबी शार्क इज़ नॉट रियली अ थिंग। देखिए ना, जो पुराने ज़माने की नज़में होती थी वो एक ऐसी चीज़ होती थी कि उनसे बच्चों को कोई लेसन मिलता था। बेबी शार्क बस एक चीज़ है बच्चों के दिमाग को उस पर लॉक करने के लिए। उससे उन्हें कुछ पता नहीं चलता, उन्हें उससे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं, खाना खाते हुए भी देख रहे होते हैं ना? एग्जैक्टली। और उनका दिमाग उनसे हट ही नहीं रहा होता, जैसे उनकी आइज़ उसके ऊपर लॉक हो जाती हैं। और जैसे हमने गुस्से वाली जो है गुफ्तगू में बात की थी कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो हर चीज़ उसके अराउंड ब्लॉक हो जाती है, और बेबी शार्क के साथ भी ऐसे होता है। उसे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है उसके अराउंड, सिर्फ उसे पता है कि मैं आगे बेबी शार्क देख रहा हूँ। और इसको मैं तो कहता होता हूँ ये जैसे कोई चीप सा हिप्नोसिस है,
और फिर वो बच्चा हालांकि वो इल्मी तौर पे और अभी बहुत छोटा होता है, इल्मी तौर पे कहने का शऊरी तौर पे बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको पता होता है वो अपनी उंगली से उसको पीछे करता रहता है। 10-10 दफ़ा सुनते रहते हैं। Exactly. और वालिदैन को बहुत फिक्र करनी चाहिए कि वो बिल्कुल एक शोर नुमा आवाज़ है और बच्चे की तहजीबी तौर पे उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशनल चीज़ भी 10-10 दफ़ा सुनूं तो मैं तब भी थक जाता हूँ, अगर बेशक कोई चीज़ मुझे पसंद ही हो और मुझे नहीं पता कि कैसे वो हुसैन, अक्ल कहते हैं चीज़ों को पुराना करने वाली। अक्ल किसी एक चीज़ को एक दफ़ा देखे तो दूसरी दफ़ा देखते हुए उसकी वो लज्जत नहीं रहती, तीसरी दफ़ा देखे तो और कम। लेकिन हैरत की बात यह कि नज़में बच्चों के अंदर हम उंडेले चले जा रहे हैं। और जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आई डोंट नो आपकी क्या राय है, पहले नज़में सुनी जाती थी, अब नज़में देखी जाती हैं। मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मुझे लगता है अगर आप किसी भी सिनेरियो को अपने ओन तरीके में इमेजिन करते हैं ना, तो वो सिनेरियो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। मगर बेबी शार्क बनाया ही ऐसे तरीके में गया है कि बच्चों के लिए वो ही परफेक्ट है जो उन्होंने बनाया है। अच्छा शाह हुसैन, देखो ना, पुरानी अगर हम इवन कहानियों की तरफ जाएं तो थर्स्टी, पूरा करो लव वर्ड को, आगे क्या लगता है? थर्स्टी क्रो, हाँ, थर्स्टी क्रो। तो हमें यूँ लगता है कि हमारा जहन बहुत ज़्यादा दोस्ती करता है कहानियों से, नज़मों से, चीज़ों से। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ऐसी नज़में हमारे जहन की दोस्त भी नहीं बन पाती। यानी ये जा के एक शोर की तरह, जैसे नहीं पेंट्स हम ऐसे फेंकते जाएं और दीवार पे लग रहे, बस ऐसे रंग हैं जो जहन पे लग रहे हैं, उनमें कोई लेसन ही नहीं होता है ना। आपको क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है, अब जो पुरानी नज़में होती थी उसमें एक लेसन होता था, और जैसे बेबी शार्क है, कोको मेलन है, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया, उन जिन्होंने उसे बनाया उनका मेन रीज़न ये नहीं था कि बच्चे उस पर लॉक रहे, उनका मेन रीज़न था कि वो उन्हें उससे प्रॉफिट हो, वो रियल वर्ल्ड चीज़ों में जो है मतलब थे कि हमें उससे मनी मिले, हमें उससे फेम मिले। उनके दिमाग में और ये जो नहीं पुराने शायर थे वो बच्चों की फलाह, बच्चों के लिए लिखते थे और अपनी नज़में उनके सुपुर्द करते जाते थे। मैं अभी जो आपको बताना चाह रहा था, पहाड़ और गुलहरी, देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि पहाड़ तुम बहुत बड़े हो, बहुत सख्त हो, बहुत बुलंद हो, बहुत यू नो यूर अ ह्यूज थिंग टू लुक एट, मगर गुलहरी कहती है कि जो मेरे हाथ में छोटा सा एकोर्न है, क्या तुम इसको तोड़ सकते हो? तो पहाड़ गो के बहुत बड़ा है, वो तो एक कदम नहीं उठा सकता। अब देखो ये छोटी सी नज़्म बांगे दरा में इकबाल ने शामिल की, लेकिन वो कितना बड़ा हमें पैगाम दे रही है कि अगली दफ़ा तुम जब भी पहाड़ देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि जितना मर्जी बड़ा है मैं इसको चढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसकी फ्री विल नहीं है। मगर मैं कभी भी स्क्वायरल पर, गुलहरी पर हाकमियत नहीं कर सकता, क्योंकि वो आज़ादी रखती है, वो हमेशा अपने मनाजिर खुद ढूंढती रहेगी। या इकबाल की वो याद करो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो वो देखो आपको इतनी उम्मीद मिलती है कि यार ज़िंदगी मेरी शम्मा की सूरत क्यों ना हो। मैं अब इमेजिन करो कि आप एक कैंडल हो, तो कैंडल की खासियत क्या होती है? मोमबत्ती की खासियत क्या होती है? वो लाइट देती है। वो लाइट देती है। यानी मोमबत्ती जितनी भी छोटी हो, बड़े से बड़ी अंधेरे और जुल्मत पर छा जाएगी। यानी रोशनी की बड़ाई ये है कि हर तरह के अंधेरे के आगे एक किरण काफ़ी है। अब कितना बड़ा लेसन बच्चे को बचपन में मिल रहा है। उससे बढ़कर जो मैं आज एक नज़्म लाया हूँ वो हमारे आपकी स्पेशल डायरी है? ये मेरी स्पेशल डायरी की नज़्म है, और ये नज़्म है निंदियापुर। और ये नज़्म हमें बताती है कि पहले की नज़में बच्चों को सुलाती थीं, अब क्यों उन्हें सोने नहीं देती। यानी माँ को, वालदा को, बाप को कहना पड़ता है फ़ोन दूर करो, बच्चा सो नहीं रहा, और भाई पहले की नज़्म सुला देती थी। अच्छी नज़्म वही होती है, मतलब मुझे लगता है कि अच्छी नज़्म वो भी होती होगी कि जब आप रात को लेते होंगे वो आपको सोने ना दे, वो आपके दिमाग में ख्यालात डाले, सोते हुए ख्यालात लाए। तो अब मैं आपके आगे एक रखता हूँ कि अगर किसी बच्चे को अपने इन्फिनिटी मुतारिफ कराएं, तो इन्फिनिटी बहुत मुश्किल चीज़ है समझनी मैथमेटिकली, तो अब बच्चे को बताना भी है, क्यों उसे बड़ा नहीं करना, उससे बताना नहीं कि कायनात इन्फिनाइटली बिग है, वक्त इन्फिनाइटली चलता जाता है। तो उसके ऊपर ये नज़्म थी निंदियापुर, जो हम सुना करते थे। और दूर, बहुत ही दूर यहाँ से और इससे भी दूर, नदी ये है, नदी निकली है जहाँ से और उससे भी दूर, दलदल है गहरी सी जहाँ पर दलदल से भी दूर, जंगल में है बुढ़िया का घर जंगल से भी दूर, याद है उसको एक कहानी है इसमें एक हूर, खुद ये है एक मुल्क की रानी, मुल्क है निंदियापुर, मुल्क है निंदियापुर, इस जंगल को देखूंगा मैं जंगल से भी दूर, हूर के मुल्क मैं जाऊंगा यानी निंदियापुर। इसका ये मिसरा देखो, दूर, बहुत ही दूर यहाँ से और उससे भी दूर। इससे बच्चों के दिमाग में वो इन्फिनिटी का ख्याल आया था। इन्फिनिटी का ख्याल आएगा कि दूर से दूर कौन सी जगह होती है। तो ये तो बड़ी अहम बात है कि बचपना सबसे अहम तालीमी दरसगाह है, घर सबसे बड़ी एकेडमीज़ होती हैं, और हमें ये बहुत संजीदा फ़ैसला करना है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी एक थॉट आई थी कि
अगर हम इन नज़मों से भी पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नज़में आजकल की नज़मों से कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं देखो उनका मीनिंग और उनका मीनिंग, मगर जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट या शेक्सपियर या ऐसे और लोगों की नज़में थी या स्टोरीज थी, वो मेनली बच्चों के लिए नहीं बनी थी। तो क्या आपको लगता है कि उन नज़मों को बच्चों के बेबी शार्क या कोकोमेलन से कंपेयर करना फिर भी ठीक है? नहीं, ये आप ठीक कह रहे हो, उनको कंपेयर करना ठीक नहीं। शेक्सपियर इज़ वेरी टफ, गोएटे इज़ वेरी टफ, लेकिन सेंट एग्ज्यूपरी का द लिटिल प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड की बच्चों की जो कहानियाँ वगैरह हैं, तो उस तरह की चीज़ें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपने बच्चे को कुछ पढ़ाना ही है तो व्हाई नॉट द क्वालिटी स्टफ। खाना सबसे अच्छा देते हैं, कपड़ा सबसे अच्छा पहनाते हैं, छत जब आप बच्चे को सुलाते हैं कोई पास कीड़ा ना हो, तो फिर इस बात की फिक्र क्यों नहीं कि उसके जहन में क्या जा रहा है, जहाँ पर उसका सारा तखय्युल बन रहा है, उस बात की परवाह ही नहीं करनी कि उसकी आंखों से उसके अंदर ये खिड़की है ना, ये खिड़कियाँ हैं, यहाँ से मनाजिर अंदर जा रहे हैं और बच्चे के अंदर वही मंजर बन रहा है। तो ये तो बहुत फिक्र की बात होनी चाहिए कि बच्चा बचपन में क्या सीख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आज की अच्छा, गुफ्तगू है। तो आपको क्या लगता है कि अब हमने खिड़की और कान के बारे में बात कर लिया, आपको क्या लगता है जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनमें से सबसे यूज़फुल सेंस कौन सी है? अगर आपको ऑप्शन दी जाती है कि इन 5 सेंसेस से आप सिर्फ एक को यूज़ कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो आप कौन सी सेंस यूज़ करते हैं? आंखें। आंखें? मुझे लगता है हाँ, मैं भी वैसे आंखें यूज़ करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की बेबी शार्क के बारे में और वो वर्सेस वो नज़में जो डॉक्टर खुर्रम सुना करते थे और क्या असर होता है बेबी शार्क का बच्चों के दिमाग पे। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। एक और मैं आपको रिमाइंडर दूँ, अगर आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग ख्याल आए तो आपको इधर एक फ़ोन नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर अपना ख्याल भेजें और हम आपके ख्याल को रिव्यू करेंगे। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अल्लाह हाफिज़। वाह शाह हुसैन, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिन क्वेश्चंस को यूजुअली ओवरलुक कर दिया जाता है। आपको शाह हुसैन की जो आप बात करती हैं, है तो बच्चा भाई बहुत स्टार है, स्टार ये मानने वाली बात है, बट आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो बच्चे हैं उनका बड़ा क्लीन स्लेट होता है उनका दिमाग, उसके ऊपर आप जो लिख देंगे वो बच्चे का कैरेक्टर बन जाएगा। और इस तरह की बगैर स्टोरीज के जो पोएम्स हैं आयशा, ये बच्चों को आपको नहीं लगता कि ये सुन कर देती हैं ज़हनी तौर पर? कोई वसअत ही पैदा नहीं करती ना आपके दिमाग के अंदर। बच्चों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन ये कहानियाँ, ये नज़में इसलिए हुआ करती थी, इनके पीछे फ़िलासफ़ी ये थी कि बच्चों की इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। वो आप बता रहे थे ब्रेक के अंदर कौन सी होती थी हमारे टाइम के ऊपर? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। हाँ, इससे भी कुछ ना कुछ सीख ही लेते थे हम वैसे। म्यूजिक होता था, लेकिन आप ये जो बेबी शार्क और ये कोकोमेलन, इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आती है। बहरहाल जी, वंस अगेन बहुत ज़बरदस्त ये सेगमेंट रहा और मज़ा आता है ये वाला कंटेंट देख के। नाउ इट्स टाइम कि कुछ कंफ्यूजन, कुछ शुकूक व शुबहात जो हैं वो दूर किए जाएं, स्पेशली रमज़ान और रमज़ान की इबादत से मुतालिक। तो हमारे साथ मौजूद होते हैं मुफ्ती ज़ुबैर, और आज ज़रा हम उनसे ये जानेंगे कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तबीयत ख़राबी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेवजह ही रोज़ा छोड़ रहे होते हैं। तो उसके लिए दीन जो है ना वो क्या हमें हुक्म देता है, ये चलते हैं पूछते हैं मुफ्ती ज़ुबैर से। बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यही मेरा सवाल कि शरीयत क्या कहती है कि हर वो शख्स जो रोज़ा नहीं रख रहा या नहीं रख सकता वो फिदिया दे सकता है या नहीं? हर शख्स जो रोजा ना रख सकता हो, फौरी तौर पर ये नहीं कि वो रोजे का फिदिया अदा कर दे, बल्कि फिदिया 2 किस्म के अफराद अदा कर सकते हैं। नंबर 1 वो शख्स कि जो किसी ऐसे मूजी या मुहलिक मर्ज के अंदर मुब्तला हो कि इस वक्त वो रमजान का फर्ज रोजा भी नहीं रख सकता और बाद में किसी वक्त बज़ाहिर इस मर्ज से शिफायाब होने की जाहिरी तौर पर कोई तवक्को और उम्मीद भी नजर नहीं आती कि ये बाद में उस रोजे की कज़ा कर सके। अल्लाह बचाए, जैसा कि किसी 4th 5th स्टेज का कोई कैंसर है, तो अब वो शख्स जाहिर है कि ऐसी हालत के अंदर है कि वो अभी रोजा नहीं रख सकता और मुस्तकबिल में भी रोजा रखने की शिफा और सेहत मिलने की कोई जाहिरी असबाब के एतबार से तवक्को भी नहीं है। तो एक तो ऐसा शख्स रोजा जाहिर है कि जब नहीं रखेगा तो उसका फिदिया अदा कर सकता है। दूसरा वो शख्स जिसको अरबी के अंदर शेख फानी कहा जाता है, इतना बूढ़ा फर्द कि जो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हो कि अब वो रोजा रखने की इस्तात और सलाहियत नहीं रखता, तो ऐसा शख्स भी रोजा का फिदिया अदा करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी मरीज, कोई भी बीमार अगर है
तो ऐसा नहीं है कि वो बीमार है तो रोजा की जगह पर रोजे का फिदिया दे दे, हरगिज नहीं, बल्कि ऐसे शख्स पर शरअन ये लाजिम है कि अगर वो अभी रमजान का रोजा नहीं रख सकता तो बाद में वो रोजे की कज़ा करे। इसके साथ साथ आखिर में ये बात भी समझनी चाहिए कि रोजे का फिदिया कितना होता है। तो एक मिस्कीन को पेट भर करके खाना खिला देना, या 1.25 किलो गंदम या उसका आटा, या 1.25 किलो गंदम की आटे की कीमत अदा कर देना, जैसा कि सदका फितर के अंदर होता है। यानी यही रोजे का एक फिदिया। गरीब मिस्कीन को खाना पेट भर के खिला देना, या 1.25 किलो गंदम या 1.25 किलो गंदम का आटा फिदिया होता है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिनको मतलब स्टेज 4-5 का कैंसर या कोई इस तरह की बीमारी हो कि वो बिल्कुल नहीं रख सकते, बहुत बुरा शख्स है। कोई शख्स लेकिन हो इसके अलावा जो भी रीज़न से आप रोज़ा छोड़ रहे हैं तो उसका कफ़ारा ही आपको अदा करना पड़ेगा, आप फिदिया उसका नहीं दे सकते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक पर जाएंगे तो कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब वक्त इफ्तार हुआ चाहता है। वापस आते हैं। अस्सलाम रमज़ान एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, आज हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है। और क्यों मज़ेदार किस्म की चीज़ है? बिकॉज कभी कभार इंसान की तबीयत हो जाती है कम्प्लीटली ब्लॉक। यानी कि सना मक्की जो कि है वो एक मशहूर जड़ी बूटी है जो आपकी तबीयत ख़राब नहीं होने देगी, और अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इन टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग ये आपको रिलीफ भी करती है। अब ये जड़ी बूटी कौन सी प्रॉब्लम है मैं बता दूं? ये एक सेकंड मैं ज़रा थोड़ा सा जड़ी बूटी के बारे में बता दूं कि तिब नबी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ख़ास अहमियत हासिल है सना मक्की को। अब अहदीस मुबारका में इसका जिक्र कई जगह पे आया, बतौर इलाज आया है, और इससे जिस्म के अंदर मौजूद जो आपका वेस्ट मटीरियल है या जो चीज़ें आपको बीमार कर रही होती हैं वो तमाम निकल जाती हैं। तो इसको इन चक्रों में मुफीद करार दिया गया है। अब सना मक्की जो कि है वो ख़ास तौर पर कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के इलाज के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने ज़बरदस्त से गेस्ट की तरफ। हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब एज यूजुअल आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो तमाम लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। वैसे मैं ब्रेक में बात करी थी जो इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन असल हकीकत हम जानेंगे। हमारे साथ आगा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं मैंने ठीक कहा या नहीं कहा? कॉन्स्टिपेटेड एंड इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेटेड दोनों के लिए फ़ायदेमंद है? असल में बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन क्या क्या चीज़ें हमारे जिस्म की ख़राब करता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्रेन के जो केमिकल्स हैं इनकी मैनेजमेंट ख़राब होती है। हत्ता कि वो लोग जो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और उन्हें कॉन्स्टिपेशन है उनके साथ तो बाकायदा वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। ना करें। और उनका इलाज यही है कि मैंने मजाक में बात की थी तो सच निकला ये उनका कॉन्स्टिपेशन अगर ठीक हो तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपको जाके चेक करना है कि कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है आप। चलो सना मक्की पर आ जाते हैं हम। आगा साहब कैसे ये हमें हेल्प आउट करती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया सहाबिया से कि तुम कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए क्या लेती हो? तो उन्होंने फरमाया कि सुनूत एक जड़ी बूटी है। आपने फरमाया नहीं, सन्ना लो, सन्ना ज़्यादा बेहतर है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सन्ना की पत्तियाँ हमारे जिस्म की 7 बीमारियों का इलाज है। तो ये 2 अहादीस की वजह से आज हमने सन्ना मक्की का इंतखाब किया। वो लोग जो एक बीमारी है उसका नाम है GERD, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। ये तहकीक शुदा बात है कि इसके अंदर जो हमारी आंतों की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, और उसका बेहतरीन इलाज अगर कोई मुमकिन है तो वो सना मक्की है। अच्छा, सना मक्की का काम बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म के ख़राब मादों को खारिज करना, एज द एंटीटॉक्सिन हमारी बॉडी में काम करना, हमारे फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना। फ्री रेडिकल्स का ताल्लुक कैंसर से है। कि कैंसर अगर मैं इसको वैसे लूँ तो ये एंटी कैंसर भी हो सकती है अगर आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें। यस।
यानी कि इसके लिए आपको बीमार होना जरूरी नहीं है, आप वैसे भी नहीं, इस्तेमाल वैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बीमारी के दौरान डोज चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और अगर वो लोग जो मैदे के मरीज़ हैं और मैदे की ख़राबी की वजह से या अपने खाने के मामूलात की ख़राबी की वजह से कॉन्स्टिपेटेड हैं, उनके लिए अगर आप इजाज़त दें तो नुस्खा अर्ज़ कर दूँ। प्लीज। बिस्मिल्लाह जी। देखिए, उसमें 4 चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सौंफ, सौंठ, सुंड, खुश्क अदरक, मुलेठी को लिकोराइज कहते हैं, ग्लिसराइजा गालब्रा कहते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 सना मक्की, इसको इंग्लिश में भी सना ही कहते हैं। ठीक है। ये चारों चीज़ों की कॉम्बिनेशन बनाकर अगर कोई शख्स मुस्तकिल इस्तेमाल करे तो हमारे यहाँ 90% लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मैदे के मरीज़ हैं, उनके मैदे में मसाइल हैं, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा पैदा होती है। बुनियादी तौर पर उनका जो वेस्ट है वो खारिज नहीं होता। अगर वो इस तरह इस दवा को मुस्तकिल बुनियादों पर खा लें। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो लोग कब्ज़ जिनके अंदर पैदा होता है वो दरअसल खुश्की के मरीज होते हैं, उनके अंदर पानी की कमी डिहाइड्रेशन होती है और अगर ये दवा ले रहे हैं और उसके साथ वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो तमाम मसाइल अपने बेहतर कर लें। और वेस्टर्न मेडिसिन जो है उसका तो हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हिकमत से आप बता रहे होते हैं, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता ना, ये नेचुरल सेफ़ होते हैं? बिल्कुल सेफ है। लेकिन एक आपने फरमाया तो एक चीज़ मुझे याद आ गई कि मार्केट में जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने की एलोपैथिक बेहतरीन दवाएं हैं जो शरबत की सूरत में आती हैं, वो सारी की सारी गुड़ के शरबत से ही बनती हैं। अच्छा। तमाम दवाएं जो एलोपैथिक आप कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए आती हैं, वो सब गुड़ के शरबत से जो बनती लिक्विड हैं। होते हैं वो सारे तो डायरेक्टली गुड़ का शरबत क्यों ना ले लिया जाए फिर? डेफिनेटली। और अगर फर्ज करें कि बहुत कोई शख्स इसमें बहुत चाहे इसको बेहतर इस्तेमाल करना, तो गुड़ बनाते वक्त जो ऊपर से छाछ उतारी जाती है, ये बेहतरीन दवा है कब्ज दूर करने के लिए। आगा साहब आपके पास आते रहेंगे और इसी तरह आपकी नॉलेज से हम भी लाइट लेते रहेंगे। इतने ज़बरदस्त नुस्खा चाहते हैं कि जो ज़िंदगी को आसान बना देते हैं 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। हकीम आगा साहब को हम दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहतमंद रखे और इनकी ज़िंदगी लंबी करे, और ताकि हम लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें और फिर आप लोग भी इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, साथ रहिएगा। Stay with us. ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस रमज़ान ट्रांसमिशन में थोड़ा सा याद कर लेते हैं हमारे उन बहन भाइयों को जो फ़लस्तीन में रहते हैं। गज़ा की सूरत हाल आपको बताते हैं, जहाँ पर इसराइली जारहियत अब भी जारी है और उसकी वजह से एक लाइब्रेरी तबाह हुई है जहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज़ायद किताबें मौजूद थी जो कि इंतहाई कीमती थी, जिन्हें हाथों से लिखा गया, जिसमें तिब, लॉ और पता नहीं कौन कौन सी ऐसे उलूम मौजूद थे जो शायद अब दोबारा हमें ना मिल सके। अब वहाँ पर सिचुएशन ये है कि जितने भी अब रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन किताबों को किसी तरह से इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके दोबारा से किताब की शक्ल दी जाए। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही थी मुज़म्मिल, वो ये कि एक ऐसी रियासत जो कि इल्म दुश्मन भी हो, उससे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? उससे बहुत अट्रॉसिटीज एक्सपेक्ट की जा सकती हैं टोटल आइडेंटिटी इरेडिकेट करने के लिए और उनकी आइडेंटिटी मिटाने के लिए। सारा कब्रिस्तानों को जो ना माफ़ करें, जो कब्रों को ना माफ़ करें, अस्पतालों को ना माफ़ करें। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी एडिशन और करना चाहता हूँ। वो ये है कि लाइव टेलीविजन के ऊपर रेस्क्यू मिशंस जब चल रहे थे तो उन टीम्स के ऊपर लाइव टेलीविजन पे हमला किया गया इजरायली फ़ौज की तरफ से। अब इसको इजरायली दहशतगर्द अगर आप कहें तो वो जायज़ बनता है, फ़ौज तो ये किसी एंगल से नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल इसके अंदर इस्लाम, कानून, ये जो लाइब्रेरी थी और इसके अंदर और दीगर कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिन पे अदब हो गया, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गई, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया। इसकी आइडेंटिटी जो एक कल्चर की होती है ना, वहाँ के कल्चर के लिटरेचर में होती है। और ये जो फुटेज इस टाइम पे आपके सामने चल रही है, ये वो फुटेज है जो उस लाइब्रेरी की है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे गज़ा और फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमान भाई बहनों को कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया दुश्मन ने, हर चीज़ के ऊपर हमला किया दुश्मन ने, हर स्कूल यूनिवर्सिटी को तबाह किया दुश्मन ने, लेकिन एक चीज़ जो नहीं तोड़ सके वो थी हिम्मत और अज़्म। द इंटेंट वाज नॉट ब्रोकन। और आज हमारा भी दिल खुश है इस वजह से कि ये लाइब्रेरी जो कि है
वापस आ चुकी है। खुश तो है लेकिन उस तकलीफ़ के साथ खुश है बिल्कुल, कि बिल्कुल। गज़ा के रहने वालों ने क्या कुछ सहा है। अब बात की जा रही है कि जनाब अमन होगा वहाँ पर, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अमन वाकई में अमन हो, उसके लिबादे के अंदर मज़ीद जुल्म व बर्बरियत ना की जाए गज़ा के रहने वालों पर। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन है और इसके अंदर आप लोग भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं अपने घर बैठे बैठे, वो तमाम लोग जो नात पढ़ने के शौकीन हैं, हमदो सना के शौकीन हैं, वो हमें नात भेजते हैं हर रोज़। और आज हमें नात भेजी है मोहम्मद अहमद अशरफी ने लाहौर से। चलिए सुनते हैं। करम आज बालाए बामा गया है, जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए। मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, उनके अल्फाज, उनका किरदार, और आज कई हज़ार 100 साल बाद जो हम दुनिया को देखेंगे और ता क़यामत, ये एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी एग्ज़ाम्पल अल्लाह ने हमारे सामने भेजी कि जिसको देख के हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं जब तक वक्त इट्सेल्फ ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इस कैरेक्टर के अंदर जो कुछ है वो हम तब भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हमारे प्यारे नबी का नाम एक मीठी ठंडी हवा महसूस होता है इंसान को। आयशा, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये दो जहां बनाए ही उनके लिए गए, तो उन्हीं की बदौलत आज हम भी यहाँ पे बैठे हैं और ये मेला लगा हुआ है दुनिया का। बहुत ही खूबसूरत मोहम्मद अहमद की ये नात। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हाई रेजोल्यूशन में आप भी अपनी नात रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और इसके साथ वक्त हो चुका है ख़त्म ट्रांसमिशन का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपनी दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Ya Habibi, Assalam.